So, right. Okay, जी. So, welcome to Design and Analysis of Algorithms. जैसा कि हम ये बात पहले तय कर चुके हैं कि हम अपना 2 घंटे का एक ऑनलाइन सेशन किया करेंगे वीकली, और जो हमारी फिज़िकल क्लास होगी 1 घंटे की, हम उसको रैकनिंग के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर चूँकि रिकॉर्ड हो जाया करेगा, तो यू कैन ऑलवेज, एंड आई विल अपलोड इट एज सून एज इट गेट्स रिकॉर्डेड। तो आप लोग इसको जितने बार चाहें देख सकते हैं। यू कैन नोट डाउन योर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, द थिंग्स दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और फिजिकल क्लास के अंदर आप उन्हीं को पूछ सकते हैं। सो यू ऑल नो, ये लफ्ज़ जो एल्गोरिदम है, इससे आप बहुत अरसे से आगाह हैं अब, राइट? सो एल्गोरिदम्स आर जनरली द रेसिपीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम यूं भी कहते हैं कि अब एक बहुत ही कन्वेंशनल और सादा सी डेफिनेशन है जो हम आमतौर पे एल्गोरिथम्स के लफ्ज़ को जब पहली बार सुनते हैं तो हमारे सामने आती है, वो होती है कि अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एंड दैट्स pretty accurate in a way कि हम यही काम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Okay, so in this course we will learn algorithms for solving typical problems. For example, sorting. हम डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। ये एक बहुत आम ऑपरेशन है जो डेटा पे परफॉर्म किया जाता है। तो डेटा को सॉर्ट करने का काम बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन है। आप आम तौर पे अगर एक आम यूज़र भी हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो भी आप डेटा को अक्सर सॉर्ट कर रहे होते हैं। आप अपनी फाइल्स को सॉर्ट कर रहे होते हैं बाय डिफरेंट क्राइटेरियाज, बाय नेम, बाय टाइप, बाय साइज, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So you want this operation to be fast and responsive. इसी तरीके से आप अक्सर चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो किसी स्पेशलिस्ट ट्रेड के साथ एसोसिएटेड नहीं है। हर यूज़र, अब डेली लाइफ में भी हम चीज़ों को सॉर्ट करते हैं और सर्च करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर के आम यूज़र के तौर पे भी हम चीज़ों को सर्च करते हैं और सॉर्ट करते हैं। और जब हम स्पेशलिस्ट यूज़र्स बनते हैं, प्रोग्रामर बनते हैं, तो हमारे लिए ये ऑपरेशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। देन ग्राफ, विच इज़ वेरी लाइक फेमस एंड जनरल डेटा स्ट्रक्चर। तो ग्राफ के ज़रिए हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मॉडल करते हैं, तो ग्राफ एल्गोरिदम्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देयर विल बी मेनी अदर डायमेंशंस इन दिस कोर्स. So there will be two things that we will focus on in this course. One is the design techniques and the other is analysis. तो ये दो लफ्ज़ हैं जो हमारे लिए फोकस में रहेंगे कि डिज़ाइन टेक्निक्स कौन सी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, और हम एल्गोरिदम्स को एनालाइज कैसे करते हैं। अब डिज़ाइन से हमारा मुराद क्या है। मिसाल के तौर पे शायद आपने ये टर्म सुनी हुई हो, जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर, कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली हेड ऑन सॉल्व करने की बजाय आप पहले ये कोशिश करें कि आप उसको छोटे छोटे से मल्टीपल प्रॉब्लम्स में डीकम्पोज कर लें। एक बड़े प्रॉब्लम को वन गो में सॉल्व करने से बेहतर होता है, या आसान होता है, या एफिशिएंट होता है कि हम उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें, और फिर उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम आसानी से उस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली एक यूनिट ऑफ प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व करना शायद उतना आसान ना होता। सो दिस इज़ वन डिज़ाइन टेक्निक। अगर आप लोगों ने कभी मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ा है, तो मर्ज सॉर्ट बुनियादी तौर पे यही टेक्निक फॉलो करती है। वी विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव ऑन थ्रू दिस कोर्स. Similarly, dynamic programming, that is used kind of problems. We will see what dynamic programming is. इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये कैसे बेनिफिशियल होती है डिज़ाइन टेक्निक। इसी तरीके से ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं. We will you understand what greedy algorithms are, and where these can be used, and how they can be useful for us to solve different kinds of problems. सो डिज़ाइन टेक्निक्स के बाद फिर हम एनालिसिस टेक्निक्स के ऊपर भी फोकस कर रहे होंगे। ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होंगी। तो डिज़ाइन टेक्निक क्या है, ये एक अलग एस्पेक्ट है, और एनालिसिस टेक्निक क्या है, ये एक अलग एस्पेक्ट है। एनालिसिस इन जनरल हमें हर किस्म के एल्गोरिथम का करना होता है, उसके लिए डिज़ाइन टेक्निक कोई भी इस्तेमाल की गई हो, डिवाइड एंड कंकर हो, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो, ग्रीडी एल्गोरिथम हो, कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच हो, इट डजंट मैटर। लेकिन एनालाइज हमें हर एल्गोरिथम को करना होता है कि ये कितना एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट. So, how effectively does an algorithm use resources? This is the primary question.
इन एनालिसिस, कि कोई भी एल्गोरिदम रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली और कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल करता है। रिसोर्सेज के मानी बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत कॉमन मानी जो रिसोर्स से हम लेते हैं वो है टाइम। So probably the most common and most focused parameter of interest for us while we study algorithms and learn to analyze algorithms is time। कि हमारे सामने एक एल्गोरिदम है तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना वक्त ले रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एल्गोरिदम को डिजाइन किया गया है। टाइम के अलावा एक और फैक्टर जो टाइम के बाद जिसको हम फोकस करते हैं वो है स्पेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास वक्त महदूद होता है और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा वक्त लगे तो मुमकिन है कि उसका सोल्यूशन अचीव करने का हमें कोई फ़ायदा ना हो। वी हैव टू ऑब्जर्व सम टाइम लिमिट्स। सिमिलरली हमारे पास कंप्यूटर में लाइक अनबाउंडेड अमाउंट ऑफ मेमोरी नहीं होती, अबांडेंट मेमोरी नहीं होती, हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है। सो हमारे पास जैसे जैसे डेटा का साइज ग्रो करता है तो मेमोरी के कंसर्न्स भी हमारे लिए अहम हो जाते हैं। जब आप बड़े बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि लोकल कंप्यूटर्स के ऊपर एक बहुत बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करना अक्सर मुमकिन ही नहीं होता। यू नीड सच कंप्यूटर्स विच हैव लाइक very big amount of memory available so that they can accommodate, and then while they are working out various algorithms तो वो उसको जो रन टाइम पे स्पेस चाहिए वो स्पेस उसको दस्तयाब हो। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये बात मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो कोर्स है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इट्स अ थ्योरी कोर्स, बट थ्योरी कोर्स डज नॉट मीन दैट it does not involve logic or it does not involve problem solving. The thing is we will not be liable to do things in terms of programming. We will be writing pseudocodes. हम pseudocodes की फॉर्म में प्रॉब्लम्स को देखेंगे, that will make us language independent, but you are always like welcome to implement any kind of algorithm in any language of your choice. For example, जैसे आप में से बहुत सारे लोग Python के साथ comfortable हैं, and Python is really a good choice in terms of implementing the prototypes of any algorithm. So you can always implement any problem that you're studying, that you're learning, that you're analyzing using any programming language. But that will not be our primary objective in this course, to implement things using programming language. सो हमारा प्राइमरी फोकस क्या होगा? दैट इज वी विल लर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स टू एनालाइज एल्गोरिथम्स, राइट? कुछ मैथमेटिकल टेक्निक से आप आगाह होंगे, कुछ टेक्निक्स ऐसी होंगी जिनको हम अपनी नीड के मुताबिक इस क्लास के अंदर लर्न करते रहेंगे। सो वी वुड लाइक टू बी एबल टू मॉडल अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। हम चाहेंगे कि ये जानना चाहेंगे कि एक एल्गोरिथम को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हम मॉडल कर सकें, स्पेस को मॉडल कर सकें। इस कोर्स के अंदर अगरचे हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो टाइम ही रहेगा, इट विल नॉट बी दैट मच ऑफ स्पेस। तमाम कंटेंट जो होगा वो आपको गूगल क्लासरूम के ज़रिए दस्तयाब होगा, राइट? बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कोर्स के बारे में है, इसी तरीके से आपके गूगल ड्राइव के साथ जो एसोसिएटेड फोल्डर होगा गूगल ड्राइव का, उसके अंदर आपकी बुक इस वक्त पड़ी हुई है, और इसके अलावा जो लेक्चर नोट्स होंगे वो भी वहीं पे प्लेस कर दिए जाएंगे, और असाइनमेंट शेड्यूल भी वहीं पे आएगा। एज़ फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डेटा कैम्प का एक कोर्स जो था वो मैंने वहाँ पे उसका लिंक प्लेस किया है, दैट यू शुड लाइक रीविजिट दैट कोर्स इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दैट, एंड इफ़ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी तो आपको उस कोर्स को देख लेना चाहिए, दैट इज़ राइटिंग एफिशिएंट कोड इन पाइथन। नाउ हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम से रिलेट करता है, बट एटलीस्ट इट टेल्स यू हाउ टू मेजर the efficiency of an algorithm or a program in terms of time it takes and in terms of space it utilizes or the memory it utilizes. So that is generally a good tool कि हमें टाइम प्रोफाइलर को इस्तेमाल करना आता हो और मेमोरी प्रोफाइलर को इस्तेमाल करना आता हो, तो हम जनरली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए उसको किसी भी लाइक सबमिशन लेवल पर ले जाने से पहले इस चीज़ को खुद से टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन कितना वक्त ले रहा है और कितनी मेमोरी ले रहा है, और क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको बेहतर बना सकें। सो दैट इज़ अ गुड थिंग टू नो। आप एनालिसिस भी करेंगे, आप एक एल्गोरिथम डिज़ाइन भी करेंगे, तो अल्टीमेटली एनालिटिकल अप्रोच के बाद आप चाहेंगे कि अगर आप उसे प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उसको टेस्ट करके दे सकें कि इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस इसका बिहेवियर कैसा है। ओके, लेट्स बिगिन विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल।
So we say that we need to write a program to find the square of a number x. स्क्वायर किसी भी नंबर का फाइंड करना बड़ी आसान सी बात है। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का अमूमी तरीका हमारे यहाँ ये होता है कि हम उस नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर मिल जाता है। यानी 2 का स्क्वायर 4 है तो वी गेट इट लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 9 का स्क्वायर 81 है तो वी गेट इट लाइक 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो अगर हमने इस चीज़ को एक प्रोग्राम की शक्ल में लिखना हो, सूडो कोड की शक्ल में लिखना हो, किसी लैंग्वेज में लिखना हो, तो इट इज़ंट मच ऑफ अ रिक्वायरमेंट। हम सिंपली ये कर सकते हैं कि हम एक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिख लें, एक मेथड लिख लें और उसको एक इनपुट जो है वो दे दें जो कि वो नंबर हो जिसका हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, और वो फंक्शन सिंपली उसका स्क्वायर रिटर्न कर दे बाय सिंपली यूजिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट वेयर इट इज मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद द सेम नंबर वन टाइम, right? So this is our simplest, probably the simplest version of finding the square of a number x, that we simply write a function that returns the function, the number which is provided as input, and multiplies the number with the same number and returns that. Okay, लेकिन क्या यही एक तरीका है स्क्वायर फाइंड करने का? देयर कैन बी नंबर ऑफ अदर वेज टू डू दैट, राइट? हम जानते हैं कि स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका जिसके बारे में हमें शुरू में समझने के लिए बताया जाता है वो ये है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर का मतलब ये होता है कि आप उस नंबर में वही नंबर उतनी ही बार ऐड कर दें, right? So for example, we can have this alternative approach with us that we have to find the square of a number x, and what we do is that हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आंसर के नाम से, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि x को आंसर में x टाइम्स ऐड कर दें, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम 0 के अंदर 2 को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। अगर हमें 3 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम 0 के अंदर 3 को 3 टाइम्स ऐड कर देंगे। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लूप लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 1 टू x, आप एक लूप लगाते हैं, आप एक इंडेक्स वेरिएबल लेते हैं i जिसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं और उसको x तक चलाते हैं, और आप करते क्या है, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस x, कि आप आंसर में x को ऐड कर दें, लेकिन कितनी बार ऐड करें, जितना कि वो नंबर है। अगर वो नंबर 3 है तो 3 टाइम्स ऐड कर दें, अगर वो नंबर 4 है तो 4 टाइम्स ऐड कर दें, और अगर वो नंबर 10 है तो 10 टाइम्स ऐड कर दें। बिकॉज 10 का स्क्वायर 100 है, तो 10 को 0 के अंदर 10 टाइम्स अगर आप ऐड करेंगे तो you will get the square of 10, right? I hope you understand this. If you have any problem, you can let me know. Okay, and then once you have found that number which is stored in the variable answer, you can return that answer from there, right? So apparently दोनों सोल्यूशन जो हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर फाइंड करने के, वो बिल्कुल ठीक है। पहले में हमने सिंपली एक स्टेटमेंट के अंदर ये काम कर लिया, और उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हम उस नंबर को उतनी बार ऐड करके भी ये काम कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। सो द फर्स्ट एल्गोरिथम इज करेक्ट, द सेकेंड एल्गोरिथम इज correct. So correctness is obviously the first criteria for any algorithm when we evaluate it. But in this course, we will be going beyond correctness and we will be talking about efficiency. Okay. We can have even another solution. हम इसका एक और solution भी बना सकते हैं। हम ये करते हैं कि हम बजाय इसके कि मल्टीप्लिकेशन के जरिए स्क्वायर फाइंड करें, बजाय इसके कि उस नंबर को उतनी बार ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर करके ये काम करें, हम सिंपली 1 के इंक्रीमेंट से भी ये काम कर सकते हैं। हाउ? सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऐड 1 टू आंसर x स्क्वायर टाइम्स। आप आंसर में x को ऐड करने की बजाय, अगर हम आंसर में x को ऐड करें तो हम कहेंगे कि आंसर में x को x टाइम्स ऐड कर दें, राइट? सो द फर्स्ट अप्रोच वाज that we said that okay, simply multiply x with x, you will find your answer. The second approach was okay,
don't multiply x with x, you want to do it through addition, do it like this, x को x में x टाइम्स ऐड कर दें, x को एक वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जांपल आंसर जिसमें आप अपना सम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप उसमें उस नंबर को उतनी ही बार जितना कि वो नंबर ऐड कर दें। एक तीसरी अप्रोच हमारे पास ये हो सकती है कि आप आंसर में नंबर को ऐड ना करें बल्कि 1 को ऐड करें, लेकिन कितनी बार ऐड करें, एक्स स्क्वायर टाइम्स। आप ये काम कैसे कर सकते हैं, आप दो लूप्स लगाएंगे इस केस में। सो फर्स्ट टाइम यू विल से ओके, you start I from 1 and go up to x, and then you take another loop inside it. You say okay, you start j from 1 and you go to x. Now you see कि outer loop 1 से लेके x तक चलेगी, इसका मतलब है ये लूप कितनी बार चलेगी, x टाइम्स चलेगी, और ये इनर लूप बाहर वाली लूप की हर एक आइटरेशन के अगेंस्ट फिर x टाइम्स चलेगी। सो दिस इज बेसिकली अ रनिंग ऑफ x स्क्वायर टाइम्स। सो आप यहाँ x into x times यानी x square time चल रहे होंगे, ठीक है। and inside the loop what you will be doing is you will for each iteration of the loop you will be simply adding 1 to it. so जब inner loop एक बार चल चुकेगी पूरी, तो इसमें x ऐड आउट हो चुका होगा, फिर आप दोबारा जाएंगे i को 2 करेंगे, फिर एक बार और x ऐड हो जाएगा, फिर तीसरी बार चलाएंगे, एक बार और x ऐड हो जाएगा। सो इफेक्टिवली इस एल्गोरिदम के अंदर भी वही होगा जो पिछले दोनों एल्गोरिदम्स के अंदर हुआ था कि आप x का स्क्वायर कंप्यूट करेंगे, बट एज यू सी that in each of the algorithm your approach is changing, right? So all three of the solutions that you have seen to find the square of a number are correct, are usable, but all three are different. And the way to decide that which algorithm is better to use compared to the others is dependent on the complexity that we will associate with each solution, and the complexity, as I said, will mainly be measured in terms of time. So we will need to measure the time each algorithm takes to compute the square of a number, and we would prefer to go with an algorithm that takes less time in computing that, right? So this is that primary cornerstone or that primary step where you learn to decide that okay, you can write correct algorithm, you can write correct code, but is the code that you have written, is the algorithm that you have adopted or developed efficient enough or not? Okay, now before we say that we compare these algorithm, I take a pause and I welcome any questions. अगर आपको अभी कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं before we move on. Anybody with any question? क्या आप लोग मौजूद हैं? Yes, sir. Okay, so you're getting it? Okay, good enough. Good enough. Okay, so now we need to decide that how we compare the algorithms. So we will talk about a bit of theory and then we will go to the analysis of the algorithms that we have just developed. So what should we consider when comparing algorithms? So we have number of possibilities. For example, we can talk about memory. We will like to talk about the fact that okay, we have this algorithm, this is probably going to take this much of space, the second algorithm is going to take this much of space, and the third algorithm is going to take this much of space, and obviously it is not going to happen automatically for us, we need to measure it. And as I said, if you go through that course, writing efficient code with Python, that is a course on DataCamp, in that course you will simply learn to use the memory profiler available with Python and the time profiler available with Python. So instead of like manually computing many things, so जो टाइम प्रोफाइलर है या मेमोरी प्रोफाइलर है, वो आपके लिए इस बात को आसान बना देता है कि आप किसी भी एल्गोरिदम को कंपेयर करके देखें कि इसने मेमोरी कितनी इस्तेमाल की है और टाइम कितना इस्तेमाल किया। Okay, so one thing is memory, the second thing is number of logic gates needed. For example, आप एक ऑपरेशन एक कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट करते हैं, so like we can talk about multiplication and addition.
सो वी गेट इंटरेस्टेड इन दिस फैक्ट कि जो प्रोसेसर के अंदर लॉजिक एम्बेडेड है, जो हमारा अरिथमेटिक यूनिट है, वो कौन सा ऑपरेशन कितना फास्ट कर सकता है। क्या वो एडिशन जल्दी कर सकता है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर सकता है, उसको कितने लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और एडिशन करने के लिए। सो द टाइप ऑफ ऑपरेशन, इसी तरीके से आपके प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन है ना। यू हैव असाइनमेंट ऑपरेशन, यू हैव सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, विद इन अरिथमेटिक ऑपरेशन यू हैव एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। और शायद आप लोगों ने इस बात को भी सुन रखा हो कि अमूमी तौर पे कंप्यूटर्स दो मेन ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो रिपीटेड एडिशन के थ्रू चूँकि की जा सकती है, सो दे प्रेफर टू डू इट दैट वे। और जो डिवीजन होती है वो चूँकि रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन के थ्रू की जा सकती है, सो दे यूजुअली डू इट दैट वे। सो यूजुअली जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम प्रोसेसर की इंटरनल्स के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं कि उसके अंदर कितनी सर्किटरी अवेलेबल है और वो किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए फिजिकली क्या पाथ फॉलो करती है। बट दैट इज ऑब्वियसली वन क्राइटेरिया। अगर कोई ऑपरेशन कम लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन बेहतर है, और अगर कोई ऑपरेशन ज़्यादा लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल कर रहा है तो वी विल बी लाइक प्रोन टू से दैट ये ऑपरेशन एफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट प्रोसेसर। एंड ऑब्वियसली वी विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट टाइम, कि टाइम कितना लगता है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया होगा, जिसकी बेसिस के ऊपर हम एल्गोरिदम्स की को एनालाइज कर रहे होंगे, उनकी एफिशिएंसी को मेजर कर रहे होंगे, दैट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। It does not mean that memory is not important, but for the sake of like a beginner level analysis of things, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यूजुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी मुनासिब साबित होती है एल्गोरिदम्स को एनालाइज करने के लिए। सो वी विल stick with that. So the next thing is, okay, if we are going to talk about time measurements, how can we measure time? हम वक्त को कैसे measure कर सकते हैं? Okay, again, now if you go to language, तो language आपको एक particular way में time को in terms of milliseconds or microseconds or whatever measure करके दे देगी. But when we talk about measuring time, we want to take a generic perspective, which does not depend on any variable factors. मिसाल के तौर पे so if you have your official IDs, we will not have to face this problem. You can come and go without any notification. Okay, so मिसाल के तौर पे आप अगर Python में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और मैं वही प्रॉब्लम C में सॉल्व करना चाहता हूँ, कोई और पर्सन उसी प्रॉब्लम को जावा में सॉल्व करना चाहता है, C# में लिखना चाहता है, जावास्क्रिप्ट में लिखना चाहता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज थिंग्स विल चेंज। फिर हमारी मशीन्स भी सेम नहीं होंगी। आई हैव डिफरेंट मशीन, यू हैव डिफरेंट मशीन, द थर्ड पर्सन हैज डिफरेंट मशीन एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो मशीन बदलने से भी उसकी एफिशिएंसी या टाइम तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी कितनी दस्तयाब है किसी मशीन में, उस मेमोरी की एक्सेस स्पीड कितनी है, ये सब चीज़ें वेरिएबल होंगी। ये सब चीज़ें अगर फिर कंपाइलर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपाइलर अपने ख़ास तरीके से कोड को ट्रांसलेट कर रहा होगा, तो इवन कंपाइलर विल इम्पैक्ट द टाइम दैट यू मेजर। हम कोई भी ऐसा फैक्टर इस्तेमाल नहीं करना चाहते एल्गोरिदम्स के को एनालाइज करने के लिए जो किसी पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता हो। वी वांट टू हैव अ जेनेरिक टूल, generic yardstick to be able to measure the time of the algorithms, which does not depend on language, does not depend on the architecture of the CPU, it does not depend on the amount of memory available, it does not depend upon the magnitude of the memory, and as well as the access speed of the memory, and so on and so forth. So the possibility is that we simply say that okay, we will be counting the number of arithmetic operations कि जी एक particular algorithm के अंदर कितने arithmetic operations हो रहे हैं। ठीक है, that is a generic way. assignment operations कितने हैं, या एक तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम सिंपली ये कहते हैं चले छोड़ें अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं या असाइनमेंट ऑपरेशंस हैं, आप एक ऑपरेशन को एक ऑपरेशन करार दे दीजिए और सिंपली ये काउंट कर लीजिए कि
नंबर ऑफ टाइम्स अ लाइन इज एग्जीक्यूटेड, कि कोई भी लाइन आप एक हर एक लाइन को एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन तस्वर कर लीजिए और आप फिर ये देख लीजिए कि कोई भी लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होती है। तो जितनी बार एक एल्गोरिदम को कोई लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ रही है उससे हम सिंपली उसका एक स्टेप काउंट निकाल सकते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो काबिल बहस हो सकती हैं, लेकिन हम उन बातों को फिलहाल एक तरफ रख के इस अजम्पशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम सिंपली to make it generic and to make it like more sort of abstract and acceptable design, which does not depend on many physical factors, हम simply ये करेंगे कि हम number of times a line is executed इस चीज़ को फोकस करेंगे किसी भी एल्गोरिथम को मुहैया करने के लिए। अब ये जो बातें हमने की हैं इन बातों को अपने जहन में रखते हुए हम वापस आते हैं उस एग्जाम्पल पे जो हमने लाइक स्क्वायर कंप्यूट करने की एग्जाम्पल जो थी वो अभी हमने देखी थी। सो हमने 3 वर्जन्स बनाए इसके। पहला वर्जन सिंपली एक फंक्शन कॉल है जिसको हमने इनपुट के तौर पे वो नंबर दिया जिसका हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं और वो सिंपली उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न कर देता है। वी गेट आर स्क्वायर, राइट? सो इफ वी ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स it takes like one step, it executes one step and it executes it one time। ये एक ही स्टेप में ये काम कर रहा है और वो स्टेप एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। डू यू गेट दिस पॉइंट? I need a yes sir from you. Okay, so this is the key point, क्योंकि अब हम आगे सारी थ्योरी इसी पे बिल्ड करेंगे। तो मैंने सिंपली ये लिखा है कि ये एक फंक्शन कॉल है, इस फंक्शन कॉल के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो हम कहते हैं जी एक ही स्टेप है और ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? आप इस फंक्शन को एक बार कॉल करेंगे तो ये स्टेटमेंट एक ही बार चलेगी। आप सिंपली रिटर्न करेंगे, x क्रॉस x करेंगे, रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। ओके, सो वन स्टेप वन टाइम। लेट्स गो टू आवर सेकेंड वर्जन। सेकेंड वर्जन में हम क्या कर रहे थे, हमने एक वेरिएबल लिया आंसर जिसको 0 से इनिशियलाइज किया, फिर हमने एक लूप लगाई जो 1 से लेकर x तक चलेगी। अब आप जानते हैं कि ये लूप का मतलब क्या होता है कि आप आइटरेट कर रहे हैं, आप किसी ऑपरेशन को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अब ये जो पहली स्टेटमेंट है जहां हमने आंसर के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज किया है, तो ये एक ही स्टेप है और ये एक ही बार चलेगा, राइट? उसके बाद अगला काम हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लूप लगाई है, हमने लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 1 to x। अब ये लूप 1 से लेके x तक चलेगी और हर बार एक का इंक्रीमेंट करेगी। अगर x की वैल्यू 10 है तो हम कहेंगे कि ये लूप 10 बार चलेगी, और अगर x की वैल्यू 100 है तो हम ये कहेंगे कि ये लूप 100 बार चलेगी, और अगर x की वैल्यू 1000 है तो हम ये कहेंगे कि ये 1000 बार चलेगी, राइट? नो रॉन्ग, हम ये बात ठीक नहीं कह रहे। असल में अगर हम कहें कि x की वैल्यू 10 है तो ये लूप 11 बार चलेगी। अगर हम ये कहें कि x की वैल्यू 100 है तो ये लूप 101 बार चलेगी, और अगर हम ये कहें कि x की वैल्यू 1000 है तो ये लूप 1001 बार चलेगी। एम आई राइट नाउ? बिकॉज लूप 100 बार चलेगी, 100 बार ये कंडीशन ट्रू होगी, वो अंदर जाकर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगी, और जो 101वीं बार है उसमें जाके वो कंडीशन टेस्ट करके ये देखेगी कि अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो उस बार वो लूप के अंदर नहीं जाएगी बल्कि लूप से बाहर जो अगली स्टेटमेंट है उनको फॉलो करेगी। तो आमतौर पे लूप जितनी बार ट्रू होती है उससे एक बार ज़्यादा चलती है, क्योंकि जो लास्ट टाइम होती है उसकी रनिंग उसमें वो फॉल्स साबित होती है। सो अगर हम कहते हैं कि ये 10 बार ऑपरेट कर रही है तो एक्चुअली वो 11 कंपैरिजन करेगी। अगर हम 100 कहें तो वो 101 होंगे, और अगर हम 1,00,000 कहें तो वो 1,00,001 होंगे। अब ये एक का जो इजाफा है ये इतना मैटर नहीं करता ओवरऑल एनालिसिस के अंदर, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड लाइक मेकिंग इट एग्जैक्ट वी शुड नो कि यस अगर x 10 है तो इसे 11 बार चलना है, और अगर x 1000 है तो इसे 1001 बार चलना है। ओके, सो हम सिंपली ये कहते हैं कि लूप x प्लस 1 टाइम्स चलेगी, राइट? सो आंसर इज इक्वल टू 0 इज वन स्टेप, इट विल रन वन टाइम, एंड फॉर i इज इक्वल टू 1 to x will run x plus 1 times, right?
फिर उसके बाद इस लूप के अंदर आपने एक असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसको आप एक अरिथमेटिक एडिशन करके कोई चीज़ असाइन कर रहे हैं। यू आर सिंपली सेइंग कि आंसर में एक्स का इजाफा करें और वापस आंसर ही को असाइन कर दें। अगेन वी कॉल इट वन स्टेप। एंड हाउ मेनी टाइम्स विल दिस स्टेप गेट एग्जीक्यूटेड? I want you to answer it now. How many times will this step get executed? Come on, guys. Is that a really hard question? जो लूप के अंदर स्टेटमेंट है आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एक्स, ये स्टेटमेंट वी आर सेइंग ओके इट इज आल्सो वन स्टेप, लेकिन ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? हम लूप के बारे में कह चुके हैं कि लूप x प्लस वन टाइम्स चलेगी, तो जो लूप के अंदर स्टेटमेंट है वो कितनी बार चलेगी? तो इफ x is 10, okay, I will start speaking and you will stop me exactly where you lose the way, right? So I start again. I'm saying that this loop for I is equal to 1 to x, this loop will execute this statement which is containing that loop. This will execute x plus 1 times. Then we enter the body of the loop and we find another statement inside the body of the loop. जो हमने पहला काउंट बताया वो सिर्फ for के लिए बताया है, for के अंदर वाली स्टेटमेंट के लिए नहीं बताया, ठीक है? हमने हर स्टेटमेंट को अलग अलग काउंट करना है. So if that for loop is executing like from 1 to x and we say that okay this will like do x plus 1, this step will be executed x plus 1 times, how many times the step inside the loop will get executed? यानी आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एक्स, ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी अगर आउटर लूप जो है वो x प्लस वन टाइम्स चल रही है? ओके, इफ x की अगर x की वैल्यू 10 हो तो फॉर एग्जांपल ये दो बार चलेगी. लुक, द थिंग इज लूप की बॉडी उतनी बार चलती है जितनी बार हम लूप के अंदर जो जो कंडीशन हमने लूप के अंदर लगाई हुई होती है उसके मुताबिक चलती है बॉडी उसकी, राइट? सो अगर बॉडी 10 टाइम्स चल रही है तो सॉरी अगर लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है तो बॉडी भी 10 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगी, राइट? क्योंकि बेसिकली लूप हमने लगाई ही इसलिए है कि जो स्टेटमेंट हमने अंदर लिखी है हम उसको नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी वो लूप की कंडीशन पर डिपेंड करता है. तो अगर लूप 10 बार चल रही है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट भी 10 बार ही चलेगी. एम आई राइट? यस. सो इसमें एक का फर्क आएगा हमेशा. मिसाल के तौर पे अगर लूप 101 बार चल रही है तो उसकी बॉडी 100 बार चलेगी. अगर लूप 11 बार चल रही है तो बॉडी 10 बार चलेगी. अगर लूप 122 बार चल रही है तो उसकी बॉडी 121 बार चलेगी, क्योंकि आखिरी स्टेप में लूप की स्टेटमेंट लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में वो उसकी बॉडी जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो लूप बजाते खुद जितनी बार भी एग्जीक्यूट होती है उसकी बॉडी उससे एक कम बार एग्जीक्यूट होती है. यू गेट इट नाउ? Yes, sir. So if we say that the loop will execute x plus 1 times, the body will get executed x times. ठीक हो गया? And then you find the last statement return answer, that is one step and that will be executed once. So if we like make it down as अगर हम इसका रन टाइम निकालें तो हम कहेंगे पहली स्टेटमेंट जो है वो एक ही स्टेप है, एक ही बार चलेगा. फिर जो लूप की बॉडी है सॉरी लूप की जो स्टेटमेंट है वो एक स्टेप है लेकिन वो x प्लस वन टाइम्स चलेगी स्टेटमेंट. और फिर उसके बाद जो लूप की बॉडी है वो भी एक ही स्टेप है लेकिन वो x टाइम्स चलेगी. सो यू सी दैट डिफरेंस
कि जो लूप है वो x+1 टाइम्स अगर चल रही है तो बॉडी उसकी एक कम बार चलेगी, दैट विल रन x टाइम्स, और फिर आखिर में एक सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट है, वो भी एक ही स्टेप है और वो एक टाइम चल रहा है. राइट? गुड इनफ टिल नाउ? नाउ वी सम देम अप. हम इन तमाम स्टेप्स को सम अप कर लेते हैं. पिछला जो एल्गोरिथम था उसमें तो चूंकि एक ही स्टेप था तो हमें कुछ सम करने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट वाज सिंपली वन स्टेप. इस केस में 1 comes here, उसके बाद x+1 comes here, then x comes here, and then 1 comes here. So we will say कि ये एल्गोरिदम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 2x+3 टाइम्स चलेगा, यानी हम यूं कहें कि 2x+3 स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा. पिछला एल्गोरिदम कितने स्टेप्स एग्जीक्यूट कर रहा था? सिर्फ एक. ये एल्गोरिदम कितने स्टेप्स एग्जीक्यूट कर रहा है ये काम करने के लिए? 2x+3, where x is the number of which we need to find the square of. Right? So apparently हमें बहुत सादा से अंदाज में ये नजर आ रहा है कि ये एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद वो काम करेगा जो कि हम पिछले एल्गोरिदम में एक ही स्टेप में कर पा रहे थे. राइट? नाउ वी गो टू आवर थर्ड वर्जन. हमने एक तीसरा वर्जन भी लिखा था. राइट? So now if I ask you to label the first statement, answer is equal to 0, ये statement कितनी बार चलेगी? It again turns out to be $1 million question. Answer is assigned 0, ये statement कितनी बार चलेगी? चलें चीटिंग कर लें. Obviously a simple step which is not a loop, which is not anything other than loop, is one step running one time, unless you call it multiple times. So if you call that function once, it will run one time. Okay, now we go to loop. तो हमें अब लूप्स नेस्टेड नजर आ रही हैं, तो हम नेस्टेड लूप्स को डायरेक्टली मिक्स करके ज़ाहिर एवेल्यूएट नहीं करेंगे. हम पहली लूप की बात करते हैं. फॉर i इज इक्वल टू 1 to x, ये लूप कितनी बार चलेगी? जी, या दिस इज ऑब्वियसली वन स्टेप. हम स्टेप के बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कितनी बार चलेगी. दिस विल रन x+1 टाइम्स, वी नो दैट नाउ. राइट? उसके बाद आपको इस लूप के अंदर डायरेक्टली बॉडी नजर नहीं आ रही, इस लूप के अंदर एक और लूप नेस्ट हुई है, which is saying okay for j is equal to 1 to x. ठीक है, ये लूप कितनी बार चलेगी? जी, 1 plus x टाइम्स. तो बेटा 1 plus x अच्छा नहीं लगता, अगर आप x+1 कहें तो अच्छा लगेगा ना. राइट? Right? 1 plus x is symmetric. 1 plus x is equal to x plus 1, but we prefer to call it x plus 1 because x is the prime factor here. 1 is constant. So no matter what, x की वैल्यू 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, लाख हो सकती है, करोड़ हो सकती है.
अरब अरबों का नंबर भी उसके अंदर आ सकता है, लेकिन वन इज कांस्टेंट, दैट विल रिमेन. सो वी लाइक काइंड ऑफ व्हेन वी से x plus 1, we are focusing x more than 1. So but in general, yes, x plus 1 is equal to 1 plus x, but we prefer to call it x plus 1. Okay. सो ये अब हमें ये बताया गया कि जो आउटर लूप है फॉर i इज इक्वल टू 1 टू x, ये x प्लस 1 टाइम्स चलेगी. ठीक है. और जो इनर लूप है ये भी x प्लस 1 टाइम्स चलेगी. राइट. Then we find the body of the loop, actual body of the loop, which is simply knowing answer is equal to answer plus 1. ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? X times. Okay, in a plain way, it makes sense. Okay, let's jump to the last statement, return answer. ये कितनी बार चलेगी? That will run one time, because a simple statement which is not part of any loop will always run one time. We हम आंखें बंद करके हमेशा यही कहेंगे कि हाँ जी ये तो एक ही बार चलेगी. But there is a little tweak that you know, but like we just unravel it. So if you closely see now, यहां तक ये बात ठीक है कि ये एक टाइम चलेगी, ये बात भी ठीक है कि x प्लस 1 टाइम चलेगी. यहां एक मसला है. ये लूप बजाते खुद तो x प्लस 1 टाइम चलेगी, लेकिन चूंकि ये खुद एक लूप के अंदर है, तो ये x प्लस 1 टाइम मल्टीपल टाइम्स चलेगी. यानी जब पहली बार ये लूप एग्जीक्यूट होगी तो ये लूप x प्लस 1 टाइम्स चलेगी. फिर दूसरी बार जब ये लूप एग्जीक्यूट होगी तो ये लूप फिर x प्लस 1 टाइम्स चलेगी. तीसरी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगी तो ये फिर x प्लस 1 टाइम्स चलेगी. यानी आप यूं कह लें कि ये वाली लूप बाहर वाली लूप की बॉडी में आती है. ठीक है. हम जानते हैं कि अगर लूप x प्लस 1 टाइम्स चले तो बॉडी x टाइम्स चलती है. इसका मतलब यह है कि इस लूप के लिए ये लूप x टाइम्स चलेगी, और जब भी ये लूप चलेगी इसके अपने भी x प्लस 1 स्टेप्स होंगे. तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो होंगे x टाइम्स x प्लस 1. यू गेट माई पॉइंट? आउटर लूप कितनी बार चलेगी? अब x प्लस 1 टाइम्स अगर आउटर लूप चलेगी तो उस लूप के अंदर जो कुछ भी है वो कितनी बार चलेगा? x टाइम्स. एक लूप अगर x प्लस 1 टाइम्स चलती है तो उसकी बॉडी कितनी बार चलती है? x टाइम्स. एक कम बार. ठीक है. ठीक है. ओके. सो अब आउटर लूप x प्लस 1 टाइम्स चल रही है तो उसके अंदर जो कुछ भी है उसको चलना है x टाइम्स. तो ठीक हो गया. यहां तक ये बात हमें समझ आती है कि ये वाली लूप x टाइम्स चलेगी. लेकिन ये खुद एक चूंकि सादा स्टेटमेंट नहीं है, ये लूप है जो 1 से लेके x टाइम चल रही है, तो ये लूप खुद भी जब भी इसकी बारी आएगी तो ये एक बार चल के छोड़ नहीं देगी. ये खुद भी अपनी कंडीशन के मुताबिक अपनी आइटरेशंस पूरी करेगी. तो इसने खुद भी x प्लस 1 टाइम्स चलना है. इसका मतलब क्या हुआ कि x टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी चूंकि ये आउटर लूप के अंदर है, और x प्लस 1 टाइम्स इसको खुद एग्जीक्यूट होना है चूंकि ये खुद भी एक लूप है और इसको आइटरेट करना है 1 से लेके x तक. सो टोटल आइटरेशन इसकी बन जाएंगी x टाइम्स ड्यू टू दिस लूप x प्लस 1. I'm waiting for your response now. You can digest it, take your time, work it out, and if you have still any problem, you can ask me. जी. You can repeat this lecture.
number of times. This is recorded and this will be like on the display. If we like make this a condition, I think we will do everything physical again, and it will one एक चीज ज़हन में रखिए. I told you algorithms आपको एक बार करके समझ नहीं आएगा. If you think that I will teach you and you will go home and sleep, that is never going to work out. मैं आपको फिजिकली भी ये 10 बार समझाऊं तो ये ऐसा ही रहेगा. And I won't be adding any like real value to it. शायद फिजिकली मैं इतना एनिमेट करने की कोशिश ना करता जितना मैंने अब की है. So you will have to see it up. I just again go down to what we were saying. Now you're listening to me, you are all listening to me, right? So the outer loop is moving how many times? आप सब लोग अपने mics on कर लें or you will respond me promptly now. So the outer loop, which is for I is equal to 1 to x, will run how many times? I want to hear it from everybody. So if you feel confused, you can raise the question promptly as well. So the outer loop, which is saying from for I is equal to 1 to x, will run x plus 1 times, right? Okay, now x times it will be true and x plus first time it will be false. X times this loop will be true and will be entering the body of the loop, and on x plus first occasion this loop will be false and it will be skipping over the body of the loop, right? That means everything inside the body of this loop will run x times. No. The outer loop is supposed to run x plus 1 times. Out of x plus 1 times, x times it will be true, and on x plus first occasion it will be false. Putter, एक loop अगर have you ever written any loop using for example Python? Python में जब आप range को इस्तेमाल करके loop लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है. ठीक है, आप उसे कहते हैं कि 1 से शुरू करो 10 तक जाओ. ठीक है, तो वो बेसिकली एक वेरिएबल लेता है, उस वेरिएबल को पहले 1 देता है और चेक करता है कि क्या 1 जो है वो टर्मिनल से बड़ा तो नहीं हो गया, उसके बराबर या बड़ा तो नहीं हो गया. नहीं हुआ तो वो लूप की बॉडी में दाखिल हो जाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, you will respond me when I say something, you will say yes or no, right? Okay, so आप एक बार कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ठीक है तो बॉडी के अंदर चले जाते हैं. दूसरी बार कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ठीक है तो बॉडी के अंदर चले जाते हैं. तीसरी बार कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ठीक है तो बॉडी के अंदर चले जाते हैं. कंडीशन कितनी बार चेक हो चुकी है? 3 बार. बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुकी है? 3 बार. आप चौथी बार कंडीशन चेक करते हैं, ट्रू हो तो चौथी बार बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं.
फिर आप पांचवी बार कंडीशन चेक करते हैं, ट्रू हो तो आप पांचवी बार बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आप छठी बार कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप बॉडी में नहीं जाते। कंडीशन कितनी बार चेक हुई? 6 बार। बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई? कंडीशन कितनी बार चेक हुई? 6 बार, राइट? कंडीशन कितनी बार चेक हुई? 6 बार। बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट हुई? 5 बार। Now I honestly tell you, I'm telling you one of the simplest concepts in counting the steps that involve loop. हम हमेशा से ये बात पढ़ते आए हैं कि लूप की बॉडी आउटर लूप के काउंट से हमेशा एक बार कम एग्जीक्यूट होती है। ये बात मैं कम से कम 7-8 बार रिपीट कर चुका हूं आपके सामने। इफ यू आर नॉट लाइक गेटिंग इट रियली, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, रन टाइम पे जब हम कोई चीज समझ रहे होते हैं तो वी डू नॉट गेट 100%, वन थिंग। सेकेंड, हमारा प्रोग्रामिंग समझ थोड़ा सा कमजोर है। That's why it is difficult for us to understand that. If like we have written thousands of loops over time and we have debugged hundreds of problems over time, we know it pinpoint the way it goes. So now if I say that the outer loop will execute x plus 1 times, the body of the loop will execute how many times? अगर बाहर जो लूप है वो 10 बार चलेगी तो बॉडी कितनी बार चलेगी? 9 बार सर। अगर 1000 बार बाहर वाली लूप चलेगी तो बॉडी कितनी बार चलेगी? 999 सर। अगर 1,00,001 बार बाहर वाली लूप चले तो अंदर बॉडी कितनी बार चलेगी? 1 लाख बार सर। अगर x प्लस 1 टाइम्स लूप चले तो बॉडी कितनी बार चलेगी? X सर। नो, डोंट आस्क मी, टेल मी। Yes सर, X सर। अगर लूप x प्लस 1 टाइम्स चले तो बॉडी कितनी बार चलेगी? X सर। I need everybody to answer this question. Why x times? Now, this is the concept that I have repeated roughly 10 times to you right now, and you are still not very convinced in saying it, right? And now I want you to tell me what's the reason for that. Am I not explaining it well? Are you not getting it well? Or are you not prepared enough to grasp it? Now, I tell you, you're not prepared enough to grasp it because the level of preparedness needed to run into algorithms is always generally a bit higher, right? नाउ 10 बार मैंने यहां बोला है, मेरा ख्याल है आपके अगर आपका टेम्परामेंट है तो आई वुड लव इट कि अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो ये जो 10 बार कही हुई बात है आप इसको सुन लें। आई गेस यू विल फॉरवर्ड इट एंड मूव ऑन, राइट? और अगर टेंजिबली इस कॉन्सेप्ट को समझना मकसूद हो तो अगर मैं इस बात को एक बार एक्सप्लेन कर दूं तो मेरा ख्याल है आप वीडियो को 10 बार रीप्ले करके समझ लेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो द थिंग इज कि जो एफर्ट आपके एंड पे है वो एफर्ट मैं नहीं कर सकता, वो एफर्ट आपको खुद करनी पड़ेगी, राइट? ओके, सो आउटर लूप अगर x प्लस 1 टाइम्स चल रही है तो इनर लूप या इनर स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं वो x टाइम्स चलेंगी। तो हमने ये लिखा हुआ है कि ठीक है जी, अंदर जो स्टेटमेंट है वो x टाइम्स चलेगी। लेकिन प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट के साथ ये है कि ये खुद भी एक लूप है और ये 1 से लेके x तक चल रही है। 1 से लेके x तक चलने का मतलब ये है कि ये लूप कितनी बार चलेगी? x प्लस
1 times. No? Should I say it again? Yes, sir. Forget about the outer loop. ये लूप कितनी बार चलेगी? Forget about the outer loop. ये लूप कितनी बार चलेगी? ये लूप चलेगी x plus 1 times. Stop here. Don't go further. ये लूप चलेगी x plus 1 times. लेकिन चूंकि ये इस लूप के अंदर है, तो इस लूप के अंदर वाली हर चीज ने x टाइम्स चलना है, तो ये लूप चलेगी x into x plus 1 times. Yes, sir. Sir, अभी I mean, why do we have to say कि ट्रू होगी तब ना? ये लूप जितनी बार भी ट्रू होगी, हम इस पर डिपेंड नहीं कर रहे कि ये कितनी बार ट्रू होगी. हमने यहाँ 1 से लेके 10 नहीं लिखा, हमने 1 से लेके x लिखा है. x वेरिएबल है, x की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स, 10 है तो 10 टाइम्स. वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन इट कि ये कितनी बार ट्रू है. हमने इसको वेरिएबल रखा है. तो अगर ये लूप x प्लस 1 टाइम्स चलेगी तो बॉडी x टाइम्स चलेगी. अंदर चूंकि ये लूप खुद भी लूप है, तो इसने खुद भी x प्लस 1 टाइम्स चलना है. तो आउटर के x टाइम्स इनर का x प्लस 1. सो दिस लूप विल रन x इंटू x प्लस 1 टाइम्स. डू यू गेट दिस नाउ? Is it really a very hard concept involving in computing integrations or derivatives or trigonometric areas or what? Do you seriously think it's a very hard concept or hard computation? So, why? Why do you think you are confused about it that much? How much time do you think you can dedicate to this course, to each lecture? How many of you think that you will be able to replay this 2 hour lecture and watch it once fully? You may have to look, I have replayed a concept more than 10 times, a dozen times, right? And you will have to go on and move on to see it like multiple times. Every time, obviously, I will not take that much time to explain everything. रिकॉर्डिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आप उसे रीप्ले कर सकते हैं. लाइव लेक्चर में हमने जो कह दिया, आ गया तो आ गया, ना आया तो ना आया, राइट? एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर सके तो आप उसको फिर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो that's how it is. Okay, but let's move on from here now. So the outer loop will run x plus 1 times. Against that x plus 1 times, the inner loop will run x times. Since the inner loop itself has iterations of x plus 1 times, so the inner loop will run x into x plus 1 times, right? Then we go down to the statement, that is answer is equal to answer plus 1. अब आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1 दो लूप्स के इन्फ्लुएंस में है, एक आउटर लूप एक इनर लूप.
इनर लूप के अगेंस्ट भी इसको x टाइम्स चलना है और आउटर लूप के अगेंस्ट भी इसको x टाइम्स चलना है। तो इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1 2x टाइम्स चलेगी। Sorry, I've said it wrong. It's not 2x, it will be x square times. Let me just make it. I've written it wrong here. So this will be like, so basically ये स्टेटमेंट इसके लिए x टाइम्स चलेगी और चूंकि ये स्टेटमेंट इसके लिए x टाइम्स चल रही है तो ये सारा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आएगा, तो ये टोटल x स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। हम इसको भी x स्क्वायर कह देते, हमने लिखा है x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन का मतलब बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां हमें अगर वन ना लगाना पड़ता तो ये भी एक्स स्क्वायर ही होता, लेकिन यहां वन क्यों लगाना पड़ रहा है कि लूप हमेशा अपनी बॉडी से एक ज्यादा बार चलती है, आखिरी बार जब वो फॉल्स होती है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं कि ये भी इतनी ही बार चलेगी, बट वी आर जस्ट टेकिंग अवे दिस वन फ्रॉम हियर, सो दैट लीव्स जस्ट एक्स स्क्वायर फॉर अस। डू यू गेट दिस पॉइंट? Yes. सो इस लाइक इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ वन लगता है क्योंकि इसने आखिरी बार फॉल्स होना है, और जो भी जब इसने फॉल्स होना है तो इसने नहीं चलना। दैट्स व्हाई इट इज सिंपली x into x and not x into x plus 1. So that's why we simply call it x square, right? And the last statement will obviously run obviously one time only, right? Now we take the sum of all this and we say that the total steps will be 1 plus x plus 1 plus x into x plus 1 plus x square plus 1. So that basically will be actually 2x square प्लस 2x। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, हो सकता है मैं यहाँ आप चूँकि मैंने इसको भी चेंज किया है तो कंप्यूटेशन की वजह से इसमें मैं कोई ब्लंडर कर दूँ, right? But this will be roughly like this. So just have a look at this computation. Just go through it, revisit it, take your time. I will take like a little break. आप यहाँ पे इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम मूव ऑन करते हैं यहाँ से। अगर आपको यहाँ कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे पूछ सकते हैं, राइट? Okay, right. So everything is okay so far? आगे चलें हम। पुत्र मैंने भी जवाब दिया करो ना। No, 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 I will move on. अब आप, सॉरी, आप लोग पांचवी जमात में अब नहीं पढ़ते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये आपको थोड़ा सा इसमें से गुजरना तो पड़ेगा ऐसे ही। तो आप टाइम लीजिए, आप सारी रात बैठ के इसको देखिएगा, बिकॉज दिस विल बी अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, राइट? ओके, सो राइट, राइट। सो अब नाउ इन अ नटशेल वी से ये काम यहाँ पे एक स्टेप में हो रहा है,
यही काम यहाँ पे 2x plus 3 steps में हो रहा है, where we are depending on x, right? The number, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। यहां पे हम इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर। यहां पर x की वैल्यू कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर, वी विल ऑलवेज डू इट इन वन स्टेप दैट विल एग्जीक्यूट वन टाइम। लेकिन यहां हम इनपुट साइज पर डिपेंड कर रहे हैं, जितना नंबर बड़ा होगा उतने ज्यादा स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट? और यहां पे ये काम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहां पे अगर हम ये 2x प्लस 3 स्टेप्स में कर पा रहे थे, तो यही काम यहां हम 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 स्टेप्स में कर पा रहे हैं, राइट? सो अगर मैं ये कहूं कि फ्रॉम द फर्स्ट एल्गोरिथम टू द थर्ड एल्गोरिथम, the complexity, the time complexity has grown significantly. Will you agree with me? Okay. अब थोड़ा सा लाइट स्टफ है जिसके बारे में गपशप करते हैं हम। अब यहाँ कुछ मसाइल हैं जिनके ऊपर हम डिसएग्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सम लाइन्स टेक लॉन्गर देन अदर्स टू एग्जीक्यूट, यानी आप एक असाइनमेंट स्टेटमेंट को ले लें, आप एक सिंपल एडिशन को ले लें, आप एक ऐसी स्टेटमेंट को ले लें जिसमें आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ, यानी आप एक पाइथन में यूं लिख सकते हैं ना, दैट x इज इक्वल टू 7 प्लस 10 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू पावर 12। आप एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं ना, राइट? अगर हम मिसाल के तौर पे यूं कहें कि हम दो स्टेटमेंट्स लेते हैं, तो वो दोनों स्टेटमेंट्स जो होंगी उनके अंदर ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। लेट मी से if the pointer or something like, yeah, for example, if we say that x is equal to 7 plus 10 multiplied by 108, and instead of that we say, for example, y is equal to 5। ये दोनों स्टेटमेंट्स बराबर तो नहीं लग रही ना। मतलब पहली स्टेटमेंट में आप ये सादा से लफ्जों में कह सकते हैं कि प्रोसेसर को जरा ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसको एक एडिशन करनी है और एक मल्टीप्लिकेशन करनी है, और फिर रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, राइट? जबकि जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें हम सिंपली एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो अब अगर हम ये कहें कि ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप एक ही स्टेप ले लें, तो ये थोड़ा सा जुल्म नहीं हो जाएगा? So the idea is that some lines take longer than others to execute, right? लेकिन जो अभी हमने जिस जिस सिनेरियो में बात की है, उस सिनेरियो में हमने सिर्फ ये कहा है कि आपके सामने जो एक लाइन लिखी हुई है, आप उसको एक स्टेप काउंट करें बस। अब वो स्टेप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन हम इसमें लेवल ऑफ डिटेल को इग्नोर कर रहे हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस, ओके? सम ऑपरेशंस टेक लॉन्गर देन दी अदर। हो सकता है कि एडिशन आप करें तो वो जल्दी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन करें तो प्रोसेसर उसको रिपीटेड एडिशन के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहा हो और वो उसमें ज़्यादा टाइम ले। सो ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ ऑपरेशंस दूसरे ऑपरेशन के निस्बत ज़्यादा वक्त ले सकते हैं। यानी सिर्फ एडिशन और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन अगर हम दो स्टेटमेंट्स में कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि एडिशन वाला काम जल्दी हो जाए और मल्टीप्लिकेशन वाले काम में ज़्यादा वक्त लगे। लेकिन हम इस बात को भी अभी तक इग्नोर कर रहे हैं। फिर काउंटिंग लाइंस इज अ रफ एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव स्पीड। इन दोनों बातों की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ये सिनेरियो तय किया है कि हम सिंपली लाइंस की एग्जीक्यूशन को काउंट कर लेंगे, ये एग्जैक्ट एस्टिमेट ऑफ स्पीड हमें नहीं देगा, राइट? ये एक अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है जिसमें बहुत सारे फर्क एक्चुअल से
बहरहाल होंगे। एंड देयर आर ऑलवेज हिडन कॉस्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट्स, टेस्ट्स, असाइनमेंट्स इन फॉर लूप्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे सी में अगर हम फॉर लूप लिखते हैं तो उसमें हम एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करते हैं, एक्सप्लिसिटली इंक्रीमेंट करते हैं, एक्सप्लिसिटली कंडीशन टेस्ट करते हैं। पाइथन में हम सिंपली लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक लूप के आपने एक लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है तो आप सिंपली लिख देते हैं फॉर एलिमेंट इन लिस्ट। अब ना आपने कोई इंडेक्स वेरिएबल लिया जिसको आपने जीरो से इनिशियलाइज किया है, ना आप लेंथ को डायरेक्टली चेक कर रहे हैं उसके अंदर, और ना आप पर्टिकुलर इंडेक्स असाइन करके एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप यही काम सी या सी प्लस प्लस में करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लिसिटली कर रहे होंगे। पाइथन में ऐसा कोई भी काम एक्सप्लिसिटली नहीं हो रहा होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन को ऐसा करना नहीं पड़ता। आपके लिए उसने ये आसान बना दिया कि आप ये सब कुछ ना लिखें, लेकिन बैकएंड पे खुद तो वो आपके लिए ये सब कुछ कर रही है, राइट? सो देयर आर ऑलवेज हिडन कॉस्ट्स which are not directly visible, but they are actually there. And sometimes it makes sense to focus on representative lines or lines, for example the body of a for loop. Sometimes ये बात अहम होती है, बल्कि अक्सर ये बात अहम होती है कि हम उन लाइंस को फोकस करें जिनकी बुनियाद पे मेन डिफरेंस आ रहा है, और वो लाइंस जिनकी बुनियाद पे मेन डिफरेंस नहीं आ रहा हम उनको इग्नोर कर दें। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे जो हमने यहाँ काम किया है, हमने इस एक लाइन को फोकस किया, हमने कह दिया जी वन टाइम चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ सारी कहानी सम अप होके, अगर आप देखें तो ये 2x प्लस 3 में आ गई है। यहाँ x पर डिपेंड करते हुए 2x ये डोमिनेट करेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये एक्सप्रेशन डोमिनेट करेगा। x की वैल्यू 100 है तो ये 200 हो जाएगा, x की वैल्यू 1000 है तो ये 2000 हो जाएगा। इस तीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, इस तीन ने तीन ही रहना है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिसाल के तौर पे अगर हम इग्नोर भी कर दें कि ये क्या कर रही हैं तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें वो लाइंस जो हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है जिनसे फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये लूप वाली लाइंस। सिमिलरली इस केस में भी ये लाइन और ये लाइन कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कॉस्ट में नहीं कर रही, सारी कंट्रीब्यूशन वहां आ रही है जहां आपका x लाई करता है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस 3 की सिग्निफिकेंस कम होती जाएगी, राइट? डू यू गेट दिस पॉइंट? ऐसा क्यों है? बिकॉज x वेरिएबल है। अब वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसकी सिग्निफिकेंस भी बढ़ती जाएगी। एक और बात यहां पे नोट करें, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बताइए इसमें सबसे सिग्निफिकेंट टर्म कौन सी है? इसमें तीन टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, 2x स्क्वायर, 2x और 3। ये बताइए इसमें सबसे सिग्निफिकेंट टर्म कौन सी? Okay, you feel like that 2x square might be most dominant term here, right? अच्छा, ये देखिए ये बात अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है। 2 ने 2 ही रहना है, 3 ने 3 ही रहना है। x इज अ वेरिएबल। अगर x की वैल्यू 1 हो तो 2x स्क्वायर और 2x बराबर होंगे, राइट? तो 2x स्क्वायर इवेल्युएट होके 2 ही बनेगा और 2x भी इवेल्युएट होके 2 ही बनेगा, और आगे 3 है। तो अगर x की वैल्यू 1 हो तो इन तीनों टर्म्स में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी? 3, राइट? ओके, सो अपेरेंटली 3 बड़ी या अहम टर्म हो सकती है, लेकिन चलें x की वैल्यू 2 कर देते हैं।
अगर हम x की वैल्यू 2 करें तो 2x² कितना हो जाएगा? पुत्र, अगर x की वैल्यू 2 हो तो 2 ज़रब x² कितना हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 2 हो तो 2x² की वैल्यू क्या होगी? कितने लोग बैठे हैं क्लास में? हमाद, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमाद, अगर x की वैल्यू 2 हो तो 2x² की वैल्यू क्या बनेगी? जी, 8 बनेगी। कैसे? एहसन, आप बताइए कि अगर x की वैल्यू 2 हो तो 2x² की वैल्यू क्या होगी? कोई बात नहीं बेटा। एहसन, आप बताएंगे? एहसन, आप हमें सुन सकते हैं? अगर x की वैल्यू 2 हो तो 2x² की वैल्यू क्या होगी? कैसे? ज़ारा, आपने 16 या 60 कैसे निकाली? ये रोल नंबर 32 कौन है? आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा, आप बताइए, अगर x 2 है तो 2x² कितना होगा? अच्छा, 256। वाह, अब या आई शुड क्राई। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें x की वैल्यू पता हो तो उसको फॉर्मूला में रख के हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू है 2। ठीक हो गया? x की वैल्यू है 2, तो 2x² की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये बनेगा, यार सवाल तो वाकई निहायत मुश्किल था।
नहीं, लेकिन चलें, वो आप, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्लास में बाकायदा शुक्रिया अदा कर देंगे हम, आपके लिए क्लैपिंग भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे इसे। लेकिन हमें ये तो मानना चाहिए कि सवाल वाकई बहुत मुश्किल था। हैं? ओके। अच्छा, अब ये बताइए 2x की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 2 हो तो? क्यों जी, 4 होगी वैल्यू? क्यों जी, एनीबडी एल्स? अगर x की वैल्यू 2 हो तो 2x की वैल्यू क्या होगी? कोई और इसका जवाब नहीं दे सकता? Oh wow. The question is, if the value of x is 2, what will be the value of 2x? 4. Okay, two people are saying it will be 4. Really? Think again. It might be 4.00000001. Do you agree that it will be 4.000001? Guys, it's arithmetics of grade 4 or grade 5. If I'm simply asking you to do multiplication or power, and you are making it so hard for yourselves. So now we know if the value of x is 1, the last term is the biggest. If the value of x is 2, which one is the biggest term then? Out of 2x square, 2x, and 3. Which one is the biggest term if the value of x is 2? First, second, or third? 2x square will be bigger. So because 2x square will be 8, 2x will be 4, and 3 will always remain 3. So x की वैल्यू जब 1 थी तो थर्ड टर्म सबसे बड़ी थी, पहली और दूसरी टर्म बराबर थी। जब हमने x की वैल्यू को बढ़ाया तो पहली टर्म बड़ी हो गई, दूसरी टर्म दूसरे नंबर पे आ गई, और तीसरी टर्म कांस्टेंट ही रहेगी। अगर हम x की वैल्यू 3 कर दें तो 2x स्क्वायर कितना बनेगा? जी, मैं दोबारा पूछता हूं कि अगर हम x की वैल्यू 3 कर दें तो 2x स्क्वायर कितना होगा? आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन नाउ। आप अपनी नोटबुक्स लीजिए, आप अपनी नोटबुक्स लीजिए, और आपने एक सवाल करना है। आप ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे ऊपर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है? यू आर गेटिंग मी? आप मेरा सवाल गौर से सुन लीजिए। आप ऊपर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। उसके बाद आप लिखेंगे अगर हम x1 रखें तो तीनों टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। आपने इनको सम नहीं करना, आपने लिखना है दैट द फर्स्ट टर्म विल बी लाइक 2 into 1 square, that will be 2, and the second term will be 2 into 1 2, and the third term will be 3। x अगर 2 रखें तो तीनों टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, x3 रखें तो तीनों टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, x4 रखें तो तीनों टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, और x को 10 रखें तो तीनों टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। सवाल समझ आ गया? ये जरा नोटबुक्स पे जल्दी से कीजिए। यू हैव 2 minutes टू डू इट, राइट? जल्दी से नोटबुक पे कीजिए। ओके, सो हैव यू वर्कड इट आउट? बताइए। अब ये मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे
आपको क्या ट्रेंड नजर आता है तीनों टर्म्स में? यानी अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो आपके ख्याल में कौन सी टर्म सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है? अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो तीनों टर्म्स में से कौन सी टर्म सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग साबित होती है? अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो क्या आपको लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि असल में पहली टर्म ही सिग्निफिकेंट है और उसकी सिग्निफिकेंस मुसलसल बढ़ती जा रही है और दूसरी टर्म्स की सिग्निफिकेंस मुसलसल घटती जा रही है? क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? मैं अपनी बात दोहराता हूं। अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो पहली टर्म की सिग्निफिकेंस मुसलसल बढ़ती जाती है और बाकी टर्म्स की सिग्निफिकेंस उसके मुकाबले में कम होती जाती है। क्या आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं? इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यह कहना हो कि ये जो पहला एल्गोरिदम था, सॉरी आई गॉन टू मच बैक, अगर मुझे यह कहना हो कि ये जो पहला एल्गोरिदम था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड नहीं करती किसी चीज के ऊपर, ये हर हाल में कांस्टेंट टाइम में जवाब दे देगा, तो दुरुस्त है। अगर मैं दूसरे एल्गोरिदम की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में ये जो टर्म 2x है ये डोमिनेट करेगी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, और 3 ने तो 3 ही रहना है। ठीक है। और अगर मैं अपने तीसरे एल्गोरिदम की बात करूं तो इस केस में 2x² वो टर्म है जो डोमिनेट करेगी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी और बाकी टर्म्स की अहमियत उतनी नहीं रहेगी। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब हम एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को मैयर करते हैं तो हम ये आंखें बंद करके कह सकते हैं कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन हमने कंप्यूट किया है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है वो डोमिनेट करेगा जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ता जाएगा। स्मॉलर इनपुट्स के लिए मुमकिन है कि बाकी टर्म्स की सिग्निफिकेंस भी काफी हो, लेकिन हम छोटी मोटी इनपुट के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते एल्गोरिदम्स का एनालिसिस करने में, क्योंकि अगर हम छोटी मोटी इनपुट दे रहे हैं तो कोई भी एल्गोरिदम, कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हैं, कोई भी एल्गोरिदम हमें जवाब ठीक निकाल के दे देगा कम वक्त में। लेकिन हम इंटरेस्टेड कब होते हैं कि जब इनपुट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें ये यकीन होता है कि अब एल्गोरिदम के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा दबाव आएगा, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है असल में वही डिफाइनिंग एंड डिक्टेटिंग टर्म होती है। गेट दिस? ये वही पॉइंट है जो अभी आप मैंने पहले कहा था और आपको समझ आया था। मैं इसको यूं कहता हूं, मैंने कहा था जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, x क्या है? साइज ऑफ इनपुट। मिसाल के तौर पे इस केस में x वो नंबर है जिसका हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं x इज द साइज ऑफ इनपुट। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे साइज ऑफ इनपुट बढ़ता है तो जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उसकी अहमियत बढ़ती चली जाती है और जो लोअर डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं उनकी अहमियत बतदरीज कम होती है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी में ग्रोइंग साइज ऑफ इनपुट के साथ वो टर्म जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होती है वो डोमिनेट करती है और बाकी टर्म्स की सिग्निफिकेंस बतदरीज कम हो जाती है।
राइट। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारा तीसरा एल्गोरिदम है इसमें सबसे सिग्निफिकेंट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली। जो हमारा दूसरा एल्गोरिदम था उसमें सबसे सिग्निफिकेंट टर्म थी एक्स वाली। अगर उसमें भी कोई टर्म एक्स स्क्वायर वाली होती तो फिर हम एक्स वाली को सिग्निफिकेंट ना कहते बल्कि एक्स स्क्वायर वाली को सिग्निफिकेंट कहते। अगर किसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास एक्स क्यूब में आ रहा हो और स्क्वायर में भी आ रहा हो तो हम कहेंगे कि जी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्यूब की डोमिनेंस भी बढ़ती जाएगी, राइट। Okay, so we have gone through these considerations now. Now we need to like come up with some unified model of like deciding कि हम कैसे चलेंगे। अब एक चीज़ तो ये है कि हम पहले बात करते हैं कि जब हम एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या है। क्या वो सीक्वेंशियल है या पैरेलल है। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि हमारे पास इस वक्त जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पीसीज हैं या वो लैपटॉप्स हैं, वो उनमें से कोई भी मशीन अब सीक्वेंशियल मशीन नहीं है। उन सब के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं। इसका मतलब यह है कि वो पैरेलल कंप्यूटेशन कर रहे हैं, राइट। यानी आपकी जो आम आपके पास मशीन्स हैं उनमें कम से कम 2 प्रोसेसर तो होते ही हैं और अक्सर में 4 या 8 प्रोसेसर हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर्स है ना अब आपके पास, राइट। अच्छा, अब हम जब एल्गोरिदम्स का एनालिसिस करेंगे तो हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम यही अज्यूम करेंगे कि हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है। अगर पैरेलल भी हैं तो हम यूं समझेंगे जैसे एक प्रोसेसर दूसरे के आगे लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं लेकिन करते एक तरतीब से ही हैं। सो वी विल बी अज्यूमिंग दैट वी हैव अ सिंगल प्रोसेसर। हम ये भी अज्यूम करेंगे कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस इन कांस्टेंट टाइम। अब जैसे मैंने अभी कहा था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं या सिंपल इंटीजर्स यूज़ करते हैं तो इस पे प्रोसेसर के ऊपर वक्त मुख्तलिफ लगता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये अज्यूम करेंगे कि सारे न्यूमेरिकल ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की, ठीक है। हमारा बुनियादी सवाल हमेशा ये होगा, हाउ फास्ट द टाइम इंक्रीजेस एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। मिसाल के तौर पे कोई एल्गोरिदम 2 4 5 8 10, मिसाल के तौर पे हमें नंबर्स को सॉर्ट करना है। हमारे पास 2 3 4 8 10 50 100 नंबर हैं। तो कोई भी एल्गोरिदम इस्तेमाल कर लें, इट वॉन्ट रियली मेक मच डिफरेंस, बिकॉज ये 100 200 नंबर बहुत थोड़े नंबर हैं कंप्यूटर के लिए सॉर्ट करने के लिए। हम असल में इंटरेस्टेड होते हैं एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जब हमारा इनपुट साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वी आर इंटरेस्टेड दैट हाउ फास्ट द टाइम इंक्रीजेस एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। थोड़े इनपुट साइज के लिए हम एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हैं और छोटी मोटी इनपुट के लिए अगर आप कोई इनएफिशिएंट एल्गोरिदम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैटर नहीं करेगा, राइट। और ओनली द डोमिनेंट टर्म इज इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे हमारे पहले एल्गोरिदम में तो कांस्टेंट टाइम लगता था, so there was no dominating factor really. It didn't depend on the input size. हमारा जो दूसरा एल्गोरिदम था वो इनपुट साइज पर डिपेंड करता था। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता था तो हमारा जो एक्सप्रेशन था 2x+3, उसमें से 2x वाली टर्म डोमिनेट करने लगती थी। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा एल्गोरिदम था जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन हमारे पास आया था 2x² प्लस 2x+3, तो हम जानते हैं जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा इसमें 2x² वाली टर्म डोमिनेट करने लगेगी। तो जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो पहली बात हमने कही कि हम इंटरेस्टेड होते हैं जब इनपुट साइज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और दूसरा हम सिर्फ डोमिनेंट टर्म को फोकस करते हैं, बाकी टर्म्स को हम इतना फोकस नहीं करते, ठीक है। और एक और बात, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इवन ये भी करते हैं कि हम डोमिनेंट टर्म के कॉफिशेंट्स को भी इग्नोर कर देते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां जाकर इस एक्सप्रेशन को देखूं तो ये एक्सप्रेशन क्या है, 2x² प्लस 2x प्लस 3, राइट। दिस इज 2x² प्लस 2x प्लस 3। पहली बात तो मैंने ये कही कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे 2x की सिग्निफिकेंस बढ़ती जाएगी और 2x प्लस 3 की सिग्निफिकेंस कम होती जाएगी। तो हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ डोमिनेंट टर्म में जो कि 2x² है। अब हमने एक और बड़ी बात ये कह दी कि 2x² में ये जो 2 लगा हुआ है हम इसके बारे में भी ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगरचे ये अहमियत तो रखता है, ये उसको डबल कर देता है, लेकिन ये 2x की वैल्यू जितनी भी बढ़ जाए 2 ने 2 ही रहना है, x ने स्क्वायर होना है। तो असल में जो सबसे अहम टर्म है वो x² है। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? नहीं आई तो नहीं कहते। सो हम ये नहीं कह रहे कि 2x² में 2 की कोई अहमियत नहीं है, 2 की अहमियत है, लेकिन x² के मुकाबले में उसकी अहमियत बहुत थोड़ी है। जब हम एल्गोरिदम्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म को फोकस करना चाहते हैं ताकि हमारा एनालिसिस सादा हो जाए और मीनिंगफुल भी रहे। तो हम एक जो लेस सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, प्लस जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म है उसके कॉफिशेंट्स को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो भी कांस्टेंट ही होते हैं। सो यानी अगर हम मुझे ये कहना पड़े कि इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मैं अपने एनालिसिस के मुताबिक कह दूंगा कि इसमें x² डोमिनेट कर रहा है। जो पिछला एल्गोरिथम था उसमें x डोमिनेट कर रहा था, और जो पहला एल्गोरिथम था उसमें मैं कहूंगा कि ये एल्गोरिथम सिंपली इनपुट साइज पे डिपेंड ही नहीं करता, जितना मर्जी बड़ा नंबर दे दें इसने कांस्टेंट टाइम में आपको जवाब निकाल के देना है, राइट। ये वो बातें हैं जो वक्त के साथ साथ थोड़ी मैच्योर होती जाएंगी। अच्छा, अब लाइट तकरीबन जाने वाली है, सो मेरा ख्याल है कि मैं इसको यहाँ पे, अब यहाँ ये बात कर रहा है इनपुट साइज की। मैंने आपको ये बात तो बता दी कि हम जनरली इंटरेस्टेड हैं कि जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ता है तो वैसे वैसे जो है हम इस कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये जो स्लाइड है मिसाल के तौर पे, ये मोर फैक्टर्स अफेक्टिंग रनिंग टाइम, आप यहाँ तक इसको कवर कर लेंगे, रीड कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास में आएंगे तो यहाँ तक आप अपना लेक्चर अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड करके आएंगे। बेहतर है आगे भी पढ़ के आएँ, लेकिन यहाँ तक अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड करके आएंगे और आपके जितने भी सवाल हैं, जितनी भी एम्बिग्विटीज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, आप वो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। इस जो कुछ हमने अभी पढ़ा है इससे मुतल्लिक कुछ सवाल जो हैं वो मैं पोस्ट कर दूंगा क्लासरूम के अंदर। अपनी आईडीज़ को प्लीज़ रिकवर कर लीजिए ताकि आप क्लासरूम का पार्ट बन के वहाँ से अपना कॉन्टेंट रिट्रीव कर सकें, ठीक है। उस पर थोड़ा सा मेरा ख्याल है परमिशंस का मसला है। आपको बुक मिली वहां पे या नहीं? अच्छा, एफडीए फोल्डर, उसमें मेरा ख्याल है कि वो शेयरिंग परमिशंस का मसला है, वो बाकी क्लासेस के साथ भी है, वो मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर बाय नाइट सॉर्ट आउट नहीं होता तो आप मुझे दोबारा एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आई विल डू इट, राइट। या, राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे। उम्मीद है कि आप लोग